A very good morning to all of you, dear viewers, subscribers, and others. As we are learning transformation, we proceed further on the same topic. Today, we will learn how a compound sentence is transformed into simple sentence. So far, we have learned how a simple sentence is transformed into compound sentence. Today we will just reverse from compound to simple sentence. सो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग लर्न करेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करना लर्न किया और जिस रूल्स का आपने प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया, अब जब कंपाउंड से सिंपल में हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम जिन वर्ड्स का प्रयोग किया था सिंपल से कंपाउंड बनाने में और जिन वर्ड्स को रिमूव किया था सिंपल से कंपाउंड बनाने में, उनको रिमूव करने वाले वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे और यूज़ करने वाले वर्ड्स को रिमूव करेंगे तो हमारा कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आपको मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, जब आप सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करना लर्न कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में एक ही मुख्य क्रिया प्रयुक्त होती है, एक मेन वर्ब मेन सेंटेंस होता है जिसे आप प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। बाकी प्रिंसिपल क्लास से पहले या बाद में किसी वर्ड या फ्रेज या पार्टिसिपल या जेरेंड, इन सब का प्रयोग किया गया होता है सेंटेंस में दूसरे स्टेटमेंट का सेंस देने के लिए। और उनके भाव को समझकर, सेंस को समझकर उस फ्रेज का या पार्टिसिपल का या जेरेंड का जो भी दिया हो या इन्फिनेटिव का, प्रीपोजिशनल फ्रेज का जो भी प्रिंसिपल क्लास के अलावा वर्ड यूज हुआ है, उसके सेंस को समझते हुए हम उसे कोऑर्डिनेटिंग क्लास में चेंज करते थे और कोऑर्डिनेटिंग क्लास में चेंज करके सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म कर देते थे। अब जब हम कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहला ये ज़रूरी है कि हम कंपाउंड सेंटेंस में ये पहचानें कि इसमें प्रिंसिपल क्लास क्या है। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम एक कोऑर्डिनेटिंग क्लास होगा और एक प्रिंसिपल क्लास होगा। जैसा कि सिंपल से कंपाउंड करते समय आपने देखा था कि आप किसी वर्ड या फ्रेज को उसके सेंस को समझ करके कोऑर्डिनेटिंग क्लास में बदलते थे और कोऑर्डिनेटिंग क्लास में बदल करके सेंटेंस को जो है कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते थे। अब यहाँ पर हमें, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लास से जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे, तो हमें देखना है कि इसमें जो प्रिंसिपल क्लास है या मेन सेंटेंस है वो कौन सा है और कौन सा सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग क्लास जो है जो प्रयुक्त हुआ है कंपाउंड सेंटेंस में, उसके स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ये हमें सेंस के आधार पर समझना पड़ेगा। वहाँ पर हम जेरेंड का प्रयोग करके सेंस व्यक्त कर सकते हैं या पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम उसका सेंस दे पाते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करके हम उसका सेंस दे पाते हैं या इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम उसको उस कोऑर्डिनेटिंग क्लास की जगह पर सेंस व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान से कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि इसमें से मेन सेंटेंस कौन है, प्रिंसिपल क्लास कौन है और कोऑर्डिनेटिंग क्लास कौन है। तो जो कोऑर्डिनेटिंग क्लास है
उस कोऑर्डिनेटिंग क्लास के स्थान पर, कोऑर्डिनेटिंग क्लास को हम समझेंगे, उसका सेंस व्यक्त करने के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। यह प्रैक्टिस के द्वारा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि उस कोऑर्डिनेटिंग क्लास की जगह पर क्या सूटेबल वर्ड हम प्रयोग कर सकते हैं जो उसका सेंस दे, और उसे प्रिंसिपल क्लास से पहले या बाद में प्रयोग करें, जिससे कि हमारा जो है कंपाउंड सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाए बिना मीनिंग को परिवर्तित किए। तो हम उसमें से देखेंगे। देखिए मैंने हेडिंग भी डाल रखा है, बाय यूजिंग जेरेंड पार्टिसिपल प्रीपोजिशनल फ्रेज इन्फिनेटिव। यानी हम कंपाउंड सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कोऑर्डिनेटिंग क्लास और प्रिंसिपल क्लास को समझने के बाद कोऑर्डिनेटिंग क्लास के सेंस को व्यक्त करने के लिए या खुद निर्णय लेंगे, समझेंगे कि क्या हम इसे जेरेंड में बदल करके इसका सेंस व्यक्त कर सकते हैं। क्या जेरेंड में बदलने से कोऑर्डिनेटिंग क्लास का सेंस आ जाएगा, या उसके स्थान पर पार्टिसिपल हम प्रयोग कर सकते हैं। जेरेंड, पार्टिसिपल, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी आप सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। जो स्टूडेंट सिंथेसिस पढ़ चुके होंगे उन्हें ज़्यादा यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सिंथेसिस नहीं पढ़ा है वो वेट करें मेरे वीडियो लेक्चर का। जब मैं सिंथेसिस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर डिटेल में बनाऊंगा, जब उसे आप स्टडी कर लेंगे तो यहाँ पर सिंपल टू कंपाउंड एंड कंपाउंड टू सिंपल या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अभी जितना हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत, उसको आप समझिए, उसके द्वारा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जो कुछ भी डाउट आपके अंदर रह जाएगा वो सिंथेसिस चैप्टर में, सिंथेसिस टॉपिक में जब हम डिटेल्ड स्टडी कराएंगे आपको, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोऑर्डिनेटिंग क्लास बनते हैं, पार्टिसिपल क्या है, जेरेंड क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आपको यहाँ पर जो मेन रूप से ध्यान देना है वो ये है कि कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग क्लास होगा एक और प्रिंसिपल क्लास। इन दोनों को हम समझेंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस में आप प्रिंसिपल क्लास को देखते थे, मेन वर्ब को देखते थे, उससे जुड़े हुए सेंटेंस को देखते थे, और फिर उसके बाद जो है आपका ध्यान जाता था कि इसके अलावा सिंपल सेंटेंस में क्या प्रयोग किया गया है, किस वर्ड का प्रयोग किया गया है, कौन सा फ्रेज प्रयोग किया गया है, और सेंस के आधार पर उसको आप विभिन्न कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के सेंस के आधार पर कोऑर्डिनेटिंग क्लास में बदल देते थे, और कोऑर्डिनेटिंग क्लास में बदलने के बाद सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। यहाँ पर हम बैक आएंगे, रिवर्स आएंगे। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेटिंग क्लास के स्थान पर किसी वर्ड या फ्रेज का प्रयोग करेंगे। किसी वर्ड या फ्रेज के प्रयोग करने से तात्पर्य जो हम कह रहे हैं उसका मतलब हम जेरेंड का प्रयोग कर देंगे जो सूटेबल होगा, या उस कोऑर्डिनेटिंग क्लास के स्थान पर पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे सेंस के आधार पर। उस कोऑर्डिनेटिंग क्लास के स्थान पर हम प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग कर देंगे, या हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देंगे। तो इन्हीं सब का प्रयोग करते हुए हम कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस को पहचानते हैं, प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेटिंग क्लास को, और फिर कोऑर्डिनेटिंग क्लास के सेंस को समझते हुए हम क्या प्रयोग करें, जेरेंड, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशनल फ्रेज या इन्फिनेटिव में से किसका प्रयोग करें, किसका प्रयोग करने पर वो सेंस हमारा जो है सेफ रहेगा, क्योंकि हमें सेंस को नहीं बदलना है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो हमें हमेशा माइंड में रखना होता है ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल, पे योर अटेंशन ऑन व्हाइट बोर्ड। ऑन द फर्स्ट एग्जांपल, दे टुक ऑफ देयर क्लोथ्स एंड जम्प्ड इनटू द रिवर। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। दे टुक ऑफ देयर क्लोथ्स एंड जम्प्ड इनटू द रिवर, ये कंपाउंड सेंटेंस है, एंड से जुड़ा हुआ है। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए।
इसमें मेन सेंटेंस क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है। यहाँ पर दो मेन वर्ब आपको मिलेंगी। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक मेन वर्ब मिलती थी और कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन वर्ब मिलेंगी। प्रिंसिपल क्लॉज में भी मेन वर्ब है और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में भी मेन वर्ब है। अब हमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज वाले मेन वर्ब को या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज वाले सेंटेंस को ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि उसी को हमको चेंज करना है जेरेंड में या पार्टिसिपल में या प्रीपोजिशनल फ्रेज में या इन्फिनेटिव में, जो सूटेबल हो सेंस के आधार पर उसमें चेंज करके लिखना होगा और प्रिंसिपल क्लॉज से उसको जोड़ देना है जहाँ सूटेबल हो, प्रिंसिपल क्लॉज से पहले या बाद में, और तब हमारा सेंटेंस जो है कंपाउंड से सिंपल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस आपका दो पार्ट है। दे टुक ऑफ देयर क्लोथ्स, एंड से जुड़ा हुआ है, एंड आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये आप यहाँ समझने की कोशिश करिए। अब आप एंड दे टुक ऑफ देयर क्लोथ्स, वे अपने कपड़े को उतारे, उन्होंने कपड़ा उतारा, कपड़ा उतार दिया, और जम्प्ड इनटू द वेल, सॉरी रिवर, नदी में कूद गए। वे कपड़े उतारे और नदी में कूद गए। एंड के बाद भी अगर आप दे लगा लीजिए तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो दो सेंटेंस बिल्कुल अलग अलग आपको लगने लगेगा। दे टुक ऑफ देयर क्लोथ्स, दे जम्प्ड इनटू द रिवर। ये सेंस समझने के लिए हमने ऐसा किया है, आप भी कर सकते हैं। तो अब ये दो सेंटेंस जो आपके हैं, दे टुक ऑफ देयर क्लोथ्स, दे जम्प्ड इनटू द रिवर, मेन सेंटेंसेस में क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। क्योंकि सिंपल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज को पहचानना आसान था, क्योंकि वहाँ एक ही मेन वर्ब प्रयुक्त होती थी, और जिस पार्ट में मेन वर्ब प्रयुक्त हुई रहती थी वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता था, सॉरी हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन सेंटेंस होता था। और जिस पार्ट में मेन वर्ब नहीं होती थी वो आपका या तो जेरेंड होता था, या तो पार्टिसिपल होता था, या प्रीपोजिशनल फ्रेज होता था, या इन्फिनेटिव होता था। अब यहाँ पर मेन वर्ब वाले फार्मूले से हम नहीं समझ सकते, हम सेंस के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, यानी मुख्य वाक्य कौन है, मुख्य क्रिया, यानी दो क्रियाएं हैं मुख्य में, लेकिन उसमें से भी मेन कौन है। सो दे टुक ऑफ देयर क्लोथ्स, दे जम्प्ड इनटू द वेल। तो इस सेंटेंस का जो मेन सेंटेंस है क्या है, जम्प्ड इनटू द रिवर, नदी में कूदना। मेन एक्शन क्या है, नदी में कूदना, और उसका कोऑर्डिनेटिंग एक्शन क्या है, टुक ऑफ देयर क्लोथ्स, कपड़े को उतारना। तो वे कपड़े उतारे और वे नदी में कूद गए, या और को अब आप एंड को छोड़ दीजिए, दो सेंटेंस केवल समझिए। दे टुक ऑफ देयर क्लोथ्स, वे कपड़े उतारे, दे जम्प्ड इनटू द रिवर, वे नदी में कूद गए। तो पहला काम कौन हुआ, कपड़ा उतारना। बाद में कौन सा हुआ, नदी में कूदना। कपड़े उतारे और नदी में कूद गए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो है दे टुक ऑफ देयर क्लोथ्स। इसी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को हम जो है चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, जेरेंड, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशनल फ्रेज या इन्फिनेटिव में। तो सेंस देखिए, आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि जेरेंड आप बना रहे हैं कि पार्टिसिपल बना रहे हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएंगे कि इन्फिनेटिव बनाएंगे। आप सेंस को समझ करके आप चेंज करें, अपने आप सही होगा। वे कपड़े उतारे, वे नदी में कूद गए, यानी कपड़े उतारने के बाद नदी में कूद गए, यही सेंस आ रहा है ना। कपड़े उतारने के बाद नदी में कूद गए, कि कपड़े उतारते हुए कूद गए, ऐसा तो होगा नहीं। कपड़े उतारने के बाद वे नदी में कूद गए, यानी कपड़े उतारने और नदी में कूदने के बीच में टाइम गैप है।
टाइम गैप है। कपड़े उतारे और नदी में कूद गए, कपड़े उतारने के बाद नदी में कूद गए। तो यहाँ पर कपड़े उतारने के बाद जो ये सेंस निकल रहा है, इसकी जगह पर हम दे टुक ऑफ देयर क्लोथ्स के स्थान पर किस फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं? आफ्टर टेकिंग ऑफ देयर क्लोथ्स। आफ्टर टेकिंग ऑफ देयर क्लोथ्स। आफ्टर, देखिए यहाँ हम जेरेंड में बदल दे रहे हैं इसको। आफ्टर टेकिंग ऑफ देयर क्लोथ्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास का जो कंजंक्शन है, अब इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब हमें मेन सेंटेंस लिखना है। आफ्टर टेकिंग ऑफ देयर क्लोथ्स दे जम्प्ड इनटू द रिवर। दे jumped into the river। तो आफ्टर टेकिंग ऑफ देयर क्लोथ्स दे जम्प्ड इनटू द रिवर। कपड़े उतारने के बाद वे नदी में कूद गए। ये आपका सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। जय स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं आपको जेरेंड, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसका डिटेल स्टडी यहाँ पर नहीं करा रहे हैं। सिर्फ आपको हिंट देकर समझा करके सिंपल टू कंपाउंड और कंपाउंड टू सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखा रहे हैं। इसके डिटेल स्टडी जो है वो आप करेंगे सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत। तो जो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत डाउट इस समय बन रहा होगा माइंड में, खासतौर से उन स्टूडेंट्स के अंदर जो सिंथेसिस टॉपिक को स्टडी नहीं किए हैं, वो सिंथेसिस टॉपिक स्टडी करने के बाद वो डाउट क्लियर हो जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस के सेंस के आधार पर समझने की कोशिश कीजिए और ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सेंटेंस का सेंस ही समझ करके आप ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। रूल्स इतने होते हैं कि वो रूल्स को लर्न करके, पहचान करके उस रूल्स का उपयोग करना उतना इजी नहीं होता है जितना कि सेंटेंस के सेंस को समझ करके अगर हम उसके आधार पर फ्रेज का प्रयोग कर रहे हैं या जेरेंड का प्रयोग कर रहे हैं या इन्फिनेटिव का कर रहे हैं और उसका प्रयोग करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जितना इजी ये तरीका है उतना इजी वो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल्स लर्न करके फिर समझना, फिर रूल्स का प्रयोग करना, वो उतना आसान नहीं है। वैसे भी लैंग्वेज जब भी आप स्टडी करते हैं तो लैंग्वेज का स्टडी सेंस के आधार पर ही करना चाहिए। सेंस और रूल्स दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सेंस ऑफ ए सेंटेंस वी कैन नॉट यूज अनदर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ दैट सेंटेंस। तो निश्चित रूप से आप अपनी लैंग्वेज में जिसकी जो भी टंग है, हिंदी है या अदर लैंग्वेज है, तो वहाँ पर आप विदाउट ग्रामर आप सेंटेंस को यूज़ करते रहते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं? सेंस के आधार पर। ग्रामर धीरे धीरे सुनते सुनते आपके माइंड में फीडअप हो जाती है उस अपनी मदर टंग की, बिना यह जाने कि आप ग्रामर लर्न कर रहे हैं। और हमेशा आप सेंस के आधार पर शब्दों का प्रयोग, शब्दों का यूज़, कब किस शब्द का कहाँ यूज़ करना है, ये करते करते आपकी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। तो जब हम फॉरेन लैंग्वेज की स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश की कर रहे हैं, तो बहुत हद तक हमके उसी प्रोसेस पे आना पड़ता है अल्टीमेटली। तो यहाँ भी आप सेंस को समझते हुए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कीजिए और उसके स्थान पर सही शब्दों का प्रयोग कीजिए। आइए सेकंड एग्जाम्पल आते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। He entered the house and saw a cat drinking milk। इस सेंटेंस को भी देखिए, यहाँ पर
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का प्रयोग किया गया है। 2 सेंटेंस, 2 क्लास, प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेटिंग क्लास। ही एंटर्ड द हाउस, एक क्लास आपका ये है। दूसरा क्लास है ही सा अ कैट ड्रिंकिंग मिल्क। यहाँ भी आप एंड के बाद ही समझने के लिए आप जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेम सब्जेक्ट इसमें भी है। ही एंटर्ड द हाउस, ही सा अ कैट ड्रिंकिंग द मिल्क। ये एंड कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, सीधे जो है वर्ब प्रयोग में आ जाती है। लेकिन आप समझने के लिए एंड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं, अलग अलग जो है सेंटेंस हैं और इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, इसमें से मेन सेंटेंस कौन सा है और कोऑर्डिनेटिंग क्लास कौन सा है, प्रिंसिपल क्लास कौन सा है और कोऑर्डिनेटिंग क्लास कौन सा है। तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए एंड को आप फिर से भूल जाइए। ही एंटर्ड द हाउस, ही सा अ कैट ड्रिंकिंग मिल्क। यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास क्या है, मेन एक्शन क्या है, मेन घटना क्या है। ही सा अ कैट ड्रिंकिंग मिल्क, ही सा अ कैट ड्रिंकिंग मिल्क, ये है आपका मेन एक्शन, मेन घटना, मेन स्टेटमेंट। दोनों जो है साधारण स्टेटमेंट हैं, सिंपल स्टेटमेंट हैं। ही एंटर्ड द हाउस, वह कमरे में प्रवेश किया। ही सा अ कैट ड्रिंकिंग मिल्क, उसने जो है बिल्ली को दूध पीते हुए देखा। वह कमरे में प्रवेश किया, वह बिल्ली को दूध पीते हुए देखा। तो पहला एक्शन क्या है, वह कमरे में प्रवेश किया। दूसरा क्रिया, बाद में होने वाली क्रिया कौन सी है, उसने बिल्ली को दूध पीते हुए देखा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसको आप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस एग्जाम्पल को। जैसे ही अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले सेंटेंस में क्या था, दे टुक ऑफ देयर क्लोथ्स, वे कपड़े उतारे। दे जम्प्ड इनटू द रिवर, नदी में कूद गए। यहाँ पर ही एंटर्ड द हाउस, ही सा अ कैट ड्रिंकिंग मिल्क, वह कमरे में प्रवेश किया, यानी प्रवेश करने का कार्य समाप्त नहीं हुआ तब तक उसने क्या देखा, बिल्ली को दूध पीते हुए। प्रवेश कर रहा है और बिल्ली को दूध पीते हुए देख लिया। यहाँ इस दोनों के बीच में, इन दोनों सेंटेंस के बीच में जो 2 एक्शंस हैं, जो 2 क्रियाएं हैं, उनके बीच में जो टाइम है वो कंटिन्यूअस हो जा रहा है, यानी कि पहली क्रिया समाप्त नहीं हो रही है पूरी तरह से, तब तक जो है दूसरी क्रिया होने लगी कि वह कमरे में प्रवेश किया और प्रवेश कर ही रहा है, तभी देख रहा है कि बिल्ली दूध पी रही है। यहाँ पर अंतर था, फर्स्ट सेंटेंस में कपड़े उतारने की क्रिया हो गई, यानी कपड़ा उन्होंने उतार लिया, थोड़ा बीच में टाइम मिल जा रहा है और उसके बाद वो नदी में कूद गए। यहाँ पर कमरे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने नहीं देखा, कमरे में प्रवेश किया और देखा बिल्ली दूध पी रही थी। तो ऐसी स्थिति में बाद का सेंस नहीं आएगा, सीधा क्या आ रहा है, प्रवेश करते हुए देखा कि बिल्ली दूध पी रही है। प्रवेश जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, देखा कि बिल्ली दूध पी रही है, यानी प्रवेश कर ही रहे थे तभी वो बिल्ली के दूध पीने को देख लिया। तो यहाँ पर हम फिर से पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ये पार्टिसिपल डिटेल में हम आपको समझाएंगे। तो एंटरिंग द हाउस, क्या लिखेंगे, एंटरिंग द हाउस। आफ्टर एंटरिंग यहाँ नहीं होगा कि हाउस में प्रवेश करने के बाद, बल्कि एंटरिंग द हाउस, घर में प्रवेश करते हुए
या प्रवेश कर रहे थे उसने देखा बिल्ली दूध पी रही थी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका जो है कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, ये है आपका प्रिंसिपल क्लास। तो इस कोऑर्डिनेटिंग क्लास के को हम चेंज कर रहे हैं एंटरिंग द हाउस। हाउस, यहाँ कामा का प्रयोग किया। अब मेन सेंटेंस को हमने प्रिंसिपल क्लास को लिख रहे हैं। एंटरिंग द हाउस ही सॉ अ कैट ड्रिंकिंग मिल्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द थर्ड एग्जाम्पल। आइए हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। ये कैसे चेंज होता है इसके सेंस को समझते हुए। ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट केप्ट इट आल्सो। सेंटेंस को देखिए, ये बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एक पार्ट ये है ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट केप्ट इट आल्सो। आपको याद होगा नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके कोऑर्डिनेटिंग क्लास बना करके आप सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म किए थे, वही यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब नॉट ओनली बट आल्सो को तो पूरी तरह से आपको हटा देना है, ये आपको पता है। जब कंपाउंड सेंटेंस से आप सिंपल सेंटेंस में आ रहे हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया गया होता है उसे हटा दिया जाता है। जैसे ऊपर के एग्जांपल्स में आपने एंड को रिमूव किया है, तो यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है नॉट ओनली बट आल्सो, इसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। लेकिन उसके पहले आप दोनों पार्ट के सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। बट के बाद भी आप ही लगा सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, ही दोनों एक्शन कर रहा है प्रिंसिपल क्लास में और कोऑर्डिनेटिंग क्लास में। ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस, उसने सिर्फ प्रॉमिस ही नहीं किया, बट ही केप्ट इट आल्सो, बल्कि उसने उसे पूरा भी किया। यहाँ पर आप जब एक दो बार सेंटेंस को समझने के सेंस समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस, सिर्फ वो प्रॉमिस ही नहीं किया बल्कि उसे पूरा भी किया। यानी प्रॉमिस करने के अलावा उसने पूरा भी किया, के अतिरिक्त का सेंस आ रहा है। प्रॉमिस करने के अलावा या प्रॉमिस करने के अतिरिक्त उसने पूरा भी किया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज में। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, यही इसी को चेंज करना है जो आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस, लेकिन सेंस तो हम पूरे दोनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे। बट ही केप्ट इट आल्सो, तो प्रॉमिस करने के अतिरिक्त उसने पूरा भी किया। सिर्फ प्रॉमिस ही नहीं किया बल्कि पूरा भी किया। तो बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, ये नॉट ओनली तो आपको हट जाएगा, ये नॉट ओनली बट आल्सो जो है, बट और आल्सो भी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो बिसाइड्स मेकिंग, मेड को मेकिंग में चेंज किया, अ प्रॉमिस, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस। अब आपका क्या बचा, ही केप्ट इट, सब्जेक्ट में याद देना पड़ेगा क्योंकि यही हमारा प्रिंसिपल क्लास है और सिंपल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास में सब्जेक्ट होता है और उसके पहले या जेरेंड, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव
या अन्य वर्ड के प्रयोग किए गए होते हैं सेंस को देने के लिए। तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेटिंग क्लास को चेंज किया। कोऑर्डिनेटिंग क्लास के स्थान पर बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट। तो इस तरह से ये कंपाउंड सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हुआ। डियर स्टूडेंट, जब आप सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में, जो मैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया हूँ, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना लर्न कर लेंगे, फिर लर्न करने के बाद जब आप कंपाउंड से सिंपल में लर्न करने लगेंगे तो आपकी मेमोरीज में याद रहेंगे धीरे धीरे कि कैसे आपने सिंपल से कंपाउंड में लर्न किया था, ट्रांसफॉर्म किया था, और फिर उसी के बेस पर आप कंपाउंड से सिंपल में भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। और इन दोनों प्रक्रियाओं को जब आप करेंगे तो धीरे धीरे वर्ड पावर आपकी इन्हेंस हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग पावर इन्हेंस हो जाएगी, और आसानी से आप जो है सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। सो आइए वन मोर एग्जाम्पल। तो 3 एग्जाम्पल्स मैंने अभी तक किया। एक एग्जाम्पल और आपको मैं सॉल्व करा के समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। सो अब आप नंबर 4 एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। नंबर 4, मैं यहाँ नंबर 4 पॉइंट आउट कर रहा हूँ। नंबर 4 एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। यू मस्ट ओबे योर टीचर। यू मस्ट ओबे योर टीचर You must obey your teacher or you will be punished. देखिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। नंबर 4, यू मस्ट ओबे योर टीचर आर यू विल बी पनिश्ड। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है वो क्या है? और। आपको याद आ रहा होगा और कंजंक्शन का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्म किए थे कंपाउंड में। और, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर, इन सब के प्रयोग के बारे में आप मेमोराइज कीजिए कि किस तरह से आप जो है इनका प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। अब कंपाउंड से सिंपल में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ध्यान दीजिए, मेन सेंटेंस पे आइए। मेन सेंटेंस क्या है? मुख्य सेंटेंस क्या है? और कोऑर्डिनेटिंग क्लास कौन सा है? प्रिंसिपल क्लास कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग क्लास को आपको चेंज करना है, उसके स्थान पर किसी फ्रेज का प्रयोग करना है या इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, जेरेंट का प्रयोग करना है। वो सेंस के आधार पर आप समझने की कोशिश करेंगे तो अपने आप आएगा। सेंटेंस क्या कह रहा है? यू मस्ट ओबे योर टीचर। आपको अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर टीचर, यह है आपका प्रिंसिपल क्लास। और इससे जुड़ा हुआ दूसरा क्या बता रहा है? यू विल बी पनिश्ड, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। यहाँ और की जगह दूसरा कंजंक्शन भी आ सकता था, यू मस्ट ओबे योर टीचर अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। आपको अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अन्यथा आपको दंड भी दिया जाएगा। तो और अदरवाइज दोनों आ सकता था। अब आप जब इसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं तो करना क्या है? सेंस क्या है? यू मस्ट ओबे योर टीचर, आपको अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। किस लिए? यू विल बी पनिश्ड, यानी अगर नहीं करोगे तो दंड दिया जाएगा।
यानी दंड से बचने के लिए आपके अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा हम सेंटेंस को कंपाउंड से सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यू मस्ट ओबे योर टीचर, आपको अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? पनिशमेंट से बचने के लिए। ये सेंटेंस का आर यू विल बी पनिश, यानी अगर आप नहीं करते हो तो आपको दंड मिलेगा। आपको अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आर का मतलब अपोजिट सेंस दे रहा है वो, अगर नहीं करते हो यू विल बी पनिश, तो आपको दंड मिलेगा। यानी पनिशमेंट से बचने के लिए आपको अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यू मस्ट ओबे योर टीचर टू अवॉइड पनिशमेंट। किस लिए करना चाहिए? टू अवॉइड पनिशमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, या टू एस्केप पनिशमेंट। एस्केप माने बचना, पनिशमेंट से बचने के लिए। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको आप इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं, अपने से सेंस के आधार पर लाना पड़ रहा है कि आपको अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अन्यथा और दंड मिलेगा, आपको दंड मिलेगा। यानी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो दंड मिलेगा। दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यू मस्ट ओबे योर टीचर टू एस्केप पनिशमेंट या टू अवॉइड पनिशमेंट। योर टीचर टू एस्केप punishment। अब देखिए यहाँ पर पनिश्ड नाउन में चेंज होकर के पनिशमेंट हो गया और इन्फिनेटिव वर्ब एस्केप का प्रयोग किया गया। तो यू मस्ट ओबे योर टीचर टू अवॉइड पनिशमेंट या टू एस्केप पनिशमेंट। एक तरह से और सोचता है यू मस्ट ओबे योर टीचर टू बीइंग पनिश्ड। टू बीइंग पनिश्ड, हम यहाँ पर टू बीइंग पनिश्ड भी कर सकते हैं। इसके स्थान पर हम बीइंग पनिश्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, टू बीइंग पनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से 4 एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने कंपाउंड से सिंपल में ट्रांसफॉर्मेशन करना लर्न कराया। पहले मैंने सोचा था कि कंपाउंड से सिंपल आपको नहीं बताएंगे, सिंपल से कंपाउंड हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप अपने आप कर लेंगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा मैं आपको एक वीडियो लेक्चर और बना देता हूँ जिससे कुछ और आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाए और आपको समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना पर्याप्त है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी other topic from simple to complex. Okay, so by then, bye bye, see you again in the next video lecture.